नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अपने दूसरे वीडियो यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड डचों के आगमन की। तो दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो पहली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डचों के आगमन की। दोस्तों, अगर हम बात करें तो डच, जिसे हम आज के वर्तमान में नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से जानते हैं, तो नीदरलैंड की संसद द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए 1602 में नीदरलैंड की संसद द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए 1602 में एक कंपनी का गठन किया गया जिसे हम कहते हैं बेरिनिग्ड उस इंडिसच कंपनी BOC। बेरिनिग्ड उस इंडिस कंपनी, जिसे BOC कहा जाता है, और नीदरलैंड की संसद द्वारा इसे 1602 में गठन किया गया। इसने प्रारंभ में भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया पर ज़्यादा ध्यान दिया। कंपनी के दो मुख्य जो मुख्यालय थे वो निम्न थे। पहला था एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड में था, और दूसरा बताविया, जो इंडोनेशिया के पास था। पहला एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड में है, था, और दूसरा बताविया, जो इंडोनेशिया के पास था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना था वो था 65 लाख गिल्डर। 65 लाख गिल्डर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी थी। अगर दोस्तों हम बात करें तो डच कंपनी अर्ध सरकारी कंपनी थी जो एक निदेशक मंडल द्वारा चलाई जाती थी, और इसमें कुल 17 व्यक्ति शामिल थे जिसे हम जेंटलमैन 17 के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जा सकता है एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड के रूप में कि जेंटलमैन 17 डचों से रिलेटेड कैसा वर्ड है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी जो एक निदेशक मंडल द्वारा चलाई जाती थी, और इसमें लगभग 17 व्यक्ति थे जिन्हें जेंटलमैन 17 कहा जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में सीधा प्रवेश करना इन डचों का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगर इनके उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो मसाला बाजार थे उसमें प्रवेश पाना इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। डच लोग हॉलैंड के निवासी थे। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। 1602 ईस्वी में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वैसे तो 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नोलिस डे हस्तमान था। तो 1596 में भारत में पहला डच नागरिक जो आया हुआ था उसका नाम था कार्नोलिस डे हस्तमान। कार्नोलिस डे हस्तमान। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो 20 मार्च 1602 को एक राजकीय घोषणा के आधार पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना की गई। इस कंपनी की देखरेख 17 व्यक्तियों का बोर्ड करता था जिसे हम जेंटलमैन 17 भी कहते हैं। 20 मार्च 1602 को एक राजकोषीय घोषणा के अनुसार यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। डच सरकार ने सनद बोर्ड को 21 वर्षों के लिए युद्ध करने, संधि करने, प्रदेशों पर अधिकार करने तथा किलेबंदी करने का अधिकार दिया, और स्थापना के समय इनकी जो पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी। अब हम बात करें दोस्तों डचों की भारत में फैक्ट्री की, तो भारत में डचों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि भारत में डचों की प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। कालक्रम में उन्होंने पुलिकट, बालासोर, चिंसुरा, सूरत, आगरा आदि स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। अब हम बात करते हैं डचों द्वारा स्थापित जो अन्य कारखाने थे उनकी डेटें क्या थी। तो पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापित की डचों ने अपनी फैक्ट्री। करिकल में 1645 ईस्वी में स्थापित की इन्होंने अपनी फैक्ट्री, और चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित किया। कोचीन में 1663 ईस्वी में, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नेगापट्टम में 1658 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया। अब हम बात करें दोस्तों आगे, तो भारत में शीघ्र ही जो बेरिगदे ओस्ट इंडिस कंपनी ने मसाला व्यापार अधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अब पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के जो दुर्ग के अलावा सभी जो डच बस्तियाँ थी उसमें कोई किलाबंदी नहीं की। तो सिर्फ एक जो दुर्ग था उनका पुलिकट में स्थित गेल्डिया दुर्ग, उसी की किलाबंदी की थी डच फैक्ट्रियों ने। बाकी जितनी भी बस्तियाँ थी उसकी किलेबंदी इन्होंने नहीं की थी।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की और 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 में लियोन पर कब्जा कर लिया। फिर से हम पढ़ते हैं इस फैक्ट को दोस्तों। तो डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला एक प्रतिष्ठान था। तो अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान की बात करें तो सूरत में स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई। तो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 में चिंसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। यहाँ पर डचों ने गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण किया। तो पूछा जा सकता है कि गुस्ताबुल नाम के जो किले हैं वो डचों द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया। तो 1653 ईस्वी में चिंसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। यहाँ पर डचों ने गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण कराया। दोस्तों इससे रिलेटेड PDF हमारे टेलीग्राम चैनल GK कैंपस की टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। तो डचों द्वारा बंगाल से निर्यात करने वाली जो चीज़ें थी वो थी सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैडोगा सिक्कों का प्रचलन किया। तो पैडोगा सिक्कों का प्रचलन डचों ने कहाँ पे किया दोस्तों? तो पुलिकट में। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेज की नौसैनिक शक्ति के सामने डच टिक नहीं सके। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से पूरी तरीके से निष्कासित किया, लेकिन जो अंग्रेज की नौसैनिक शक्ति थी उसकी आगे डचों की कुछ न चली। डच और अंग्रेज़ों के बीच 1759 में लड़े गए बेदरा के युद्ध। पूछा सकता है दोस्तों कि बेदरा का युद्ध किन के बीच में हुआ? तो बेदरा का युद्ध डचों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेज़ों और डचों के बीच में हुआ। भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। तो बेदरा के युद्ध में डचों की हार हुई और डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया अंग्रेजों ने। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना, जैसे इंडोनेशिया का एक द्वीप है अम्बोयना, को छीन लिया और धीरे धीरे स्पाइस द्वीप समूह में उनका स्थान ले लिया। डचों ने पुर्तगालियों से 1605 में अम्बोयना, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, उसे धीरे धीरे छीन लिया और स्पाइस द्वीप समूह पर अपना स्थान ग्रहण किया। 1609 में पूर्वी द्वीप समूह का गवर्नर जनरल पाइटरबोथ को बनाया गया। 1609 में जो पूर्वी द्वीप समूह था उसका गवर्नर जनरल पाइटरबोथ को बनाया गया और काउंसिल स्थापित किया गया और एक काउंसिल की स्थापना की गई। उसके उत्तराधिकार जैन पाइटनसुन गुयान ने जकार्ता जीता और इसने बगनाबेस पर 1619 में बटाविया की स्थापना की। बटाविया की स्थापना किसने की दोस्तों? तो जैन पाइटरसुन गुयान ने बटाविया की स्थापना 1619 ईस्वी में की। 1639 में उन्होंने गोवा को घेर लिया और 1641 में मलक्का पर अधिकार किया और 1658 में अंतिम पुर्तगाली अड्डा लंका पर सिलोन पर दखल जमा दिया। 1664 आते आते डचों ने मालाबार तट स्थित पुर्तगाली अपने अधिकांश प्रारंभिक उपनिवेशों से बाहर निकल गए। 1659 आते आते जो मालाबार तट था वहाँ पर जो स्थित पुर्तगाली थे वो धीरे धीरे उस उपनिवेश से बाहर भागते गए। 1739 तक डचों ने लंका में नीति की कि लंका के सम्राट के साथ जो कैंडी में रहता था मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए। तो डचों की यह नीति थी कि जो भारतीय शासक थे या फिर जो लंका के शासक थे उनसे एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए जिससे व्यापार करने में उन्हें आसानी हो। 1739 तक लंका में डचों की नीति थी कि लंका के जो सम्राट थे जो कैंडी में रहते थे उस समय उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए।
पुर्तगाली कुशासन के चलते जो लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए, उन्हें डचों ने अनेक सुविधाएं देकर अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने सिंचाई, खेती-बाड़ी के लिए दक्षिण भारत से दास मंगवाकर कपास तथा नील जैसी नई पैदावार को प्रोत्साहित किया। अगर दोस्तों हम डचों की नीति की बात करें तो डच की नीति जो थी अन्य यूरोपीय कंपनियों से काफ़ी उदार थी। उन्होंने भारतीयों से मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया। दक्षिणी जहाज़ों पर माल ढुलाई एवं दूसरे कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया। कासिम बाजार की डच फैक्ट्री में लगभग 3000 स्थानीय लोग कार्य करते थे और जो कार्यरत श्रमिक थे उन्हें उचित पारिश्रमिक भी दिया जाता था। अर्थात इन्होंने जो भी वहाँ पे श्रमिक थे उनका शोषण नहीं किया। उन्होंने स्थानीय शिल्पकारों को अग्रिम धनराशि देकर वस्तुओं की खरीदारी की, उनका शोषण नहीं किया। पुर्तगाली जो थे और जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। लेकिन डचों ने एक स्वस्थ तरीका अपनाया और जो कासिम बाजार की डच फैक्ट्री थी वहाँ पे लगभग 3000 स्थानीय जो श्रमिक थे उनको रोजगार दिया और उनको उचित पारिश्रमिक भी दिया। डचों ने स्थानीय भारतीय शासकों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाया। पुर्तगालियों के बाद धार्मिक कट्टरता की नीति उन्होंने नहीं निभाई। जैसे पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को के साथ धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, लेकिन डचों ने उससे उलट एक उदार नीति अपनाई और भारतीयों से मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया। अगर दोस्तों हम बात करें भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, तो इसका सरकार से सीधा नियंत्रण में होना। जो सरकार से नियंत्रण में होने की वजह से इसमें भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी हो गए। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति पर पहुँच गया। भारत में जब डच आए तो यहाँ का जो सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गया। लेकिन इसके जो असफलता के प्रमुख कारण थे दोस्तों, वो था कि ये सीधे सरकार के नियंत्रण में होते थे और जिससे कंपनी में काफ़ी भ्रष्ट, अयोग्य कर्मचारी तथा पदाधिकारी आ गए। भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो ये था दोस्तों डचों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।